Today we will see current density. So what is current density? Current density is a basically measure of a current flowing from a particular point. Okay, from a particular point means at that point what is the current, at what amount of current is flowing from that particular point. Suppose this is the point the current is flowing through this conductor. So at this point what amount of current flowing, this is termed as current density. Okay, so the definition part is current flowing per unit area provided the area is held normal to the surface. ठीक है, area, here area is the area vector and area is held normal to the surface of the conductor. It is denoted by capital J and current density is a vector quantity. J is equal to I upon A, I for current and A for area. ओके, करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, करंट जो है वो स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स को देख सकते हैं, उससे ओरिएंटेशन से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सपोज जैसे कि ये कोई सरफेस है और करंट यहाँ से आ रही है ऐसे, तो ये जो सरफेस है और जो इसका ये जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसमें होल करंट पास हो जाएगी, होल करंट पास हो जाएगी। तो यहाँ पे करंट और एरिया, इन दोनों का बीच का वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ए की डायरेक्शन भी वही है, आई की डायरेक्शन भी वही है, तो होल करंट पास हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम करंट मिलेगी यहाँ पे। ठीक, अब इसी को हमने क्या किया? इसको हमने टिल्ट किया, एक एंगल से इसको हमने क्या किया? टिल्ट कर दिया। अब टिल्ट करने से क्या होगा? अभी जैसे ये बिल्कुल सीधा था, अब इसको मैंने क्या किया? इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे। ठीक, अब करंट तो ऐसे ही आ रही है, बात समझिएगा। कुछ करंट क्या होगी? बाहर निकल जाएगी, कुछ करंट बाहर निकल जाएगी। अच्छा, अब देखो जो एरिया वेक्टर होता है वो ऑलवेज कैसा होता है? ऑलवेज नॉर्मल होता है। तो ये देखो, ये एरिया वेक्टर है। उस केस में जब ये कंडक्टर सीधा था तो एरिया वेक्टर भी इसका ऐसे ही था। अब एरिया वेक्टर इसका क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि ये कोई सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, ये नॉर्मल टू द सरफेस है, ये एरिया वेक्टर है। तो इसमें एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा। करंट जो आ रही है वो ऐसी ही आ रही है, इस तरीके आ रही है, ये आई है, तो आई और ए के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना? हमें वो वाला कंपोनेंट एरिया का लेना है, एरिया वेक्टर का लेना है जो कहाँ हो? जो अलोंग द करंट हो। ठीक है, जो अलोंग द करंट हो। तो ये अगर एंगल थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो एंगल जो बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है। फिर से देख लो, एरिया वेक्टर क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज, तो ये आपकी करंट आ रही है आई, तो ये एंगल बनेगा थीटा, और आई की डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट लिया जाएगा तो वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, जब इसको हमने और टिल्ट किया इस सरफेस को, और टिल्ट करने से क्या हुआ? ये जो सरफेस है, अभी ये सरफेस ऐसी थी, अब ये सरफेस, अभी देखो इसको मैंने ऐसे घुमाया तो ये ऐसे हो गई, अब इसको बिल्कुल ही सीधा इस तरीके कर दिया। ठीक, अब ये बिल्कुल ऐसी हो गई, तो जितनी भी करंट आ रही है वो देखो सारी की सारी निकली जा रही है। और ये क्या है? ये इसका एरिया वेक्टर ये है। तो अब देखो एरिया वेक्टर और करंट के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे? ये अगर करंट है तो आपको 90 दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। बात समझ में आ गई? मतलब जैसे कोई बुक ले लो, तो बुक को पहले आप बिल्कुल सीधे रखो ऐसे। ठीक है, तो उससे सारी की सारी करंट पास हो जाएगी। फिर से समझो,
एक बुक ले लो, बुक को बिल्कुल ऐसे रखो तो सारी की सारी करंट पास होगी, और बुक को आपने क्या किया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो कुछ करंट कम हो जाएगी, और फिर आपने इसको बिल्कुल ही ऐसा कर दिया तो बिल्कुल ही करंट क्या हो जाएगी, जीरो। इस केस में जो एरिया वेक्टर है और जो आई है, ये मतलब एरिया वेक्टर है और ये आई है, इनके बीच का एंगल जीरो है। ठीक है, इस केस में ये जो एंगल होगा, मतलब इसका ये जो एरिया वेक्टर है थोड़ा ऐसा होगा, ये आई है तो इसके बीच का एंगल ये थीटा होगा, यहाँ पे ये 90 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 90 होगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये दिखाया गया कि जैसे ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें ये जैसे सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर मतलब ऑलवेज क्या कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो करंट यहाँ से आ रही है, तो करंट ये आई है, ये एंगल थीटा है, तो ए का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, तो जे बराबर होता है आई अपॉन ए, तो जे बराबर डी आई अपॉन डी ए लिख सकते हैं। ठीक है, जे इंटू डी ए इक्वल टू डी आई। तो अब देखो, अभी ये एंगल पे है तो यहाँ पे ए की जगह अब ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा ए तो आई पे आ नहीं रहा है। ठीक है, जितना कुछ पोर्शन आ रहा है तो ए कॉस थीटा वाला पोर्शन आ रहा है तो उतना ही हम लिखेंगे यहाँ पे। तो जे इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा इक्वल टू डी आई। अब उसमें कंडीशन ये है कि अगर डी ए परपेंडिकुलर है जे के, डी ए परपेंडिकुलर है जे, जे मीन्स करंट डेंसिटी मीन्स आई, आप समझिएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस 90 जीरो होता है, तो जे डी ए इक्वल टू जे डी ए इंटू ज़ीरो हो जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। आप खुद ही समझ लो, अगर इस तरीके की सरफेस हो जाएगी तो क्या उससे करंट पास करेगी, नहीं करेगी, सीधी सीधी करंट पूरी पूरी निकल जाएगी। ठीक है, कोई करंट पास नहीं करेगी जब ये सिचुएशन होगी। ठीक है, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, आपको ये बुक में भी नहीं मिलेगा इस तरीके एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब देखो बुक क्या, आप यूट्यूब में भी सर्च कर डालो, कहीं कुछ ना मिलेगा, एक आध जगह भले ही मिल जाए, एक दो जगहों पे, बाकी कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक, अब देखो तो कॉस 90 कॉस अगर थीटा इक्वल टू ज़ीरो है तो ये आपका तो आई आपका मतलब थीटा इक्वल टू अगर 90 है तो आई आपकी ज़ीरो हो जाएगी, कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा। और दूसरा केस जे डी ए इक्वल टू डी आई वैन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब जब सरफेस कुछ ऐसी होगी तो पूरी पूरी करंट क्या होगी, पास होगी, तो पूरी करंट पास होगी। ठीक है, तो पूरी करंट पास होगी, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 यानी कॉस 0 यानी कि 1, यानी कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे इंटू ए, तो जे इक्वल टू हो गया आई अपॉन ए, ओनली व्हेन एरिया वेक्टर इज हेल्ड नॉर्मल टू द सरफेस। अब कंडक्टेंस, तो जे इक्वल टू आई अपॉन ए आ गया। कंडक्टेंस क्या होती है, प्रॉपर्टी दैट कंडक्ट करंट। कंडक्टेंस का मतलब जैसे रेजिस्टिविटी का मतलब रेजिस्टेंस होता है, वैसे कंडक्टेंस का मतलब कंडक्ट करंट से मतलब होता है। सो इट इज़ द यूनिवर्स ऑफ सॉरी इट इज़ द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस का क्या मतलब, इट इज़ द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट क्या है इसकी, मो, एम जैसे ओम है, एक्चुअली ये जो आपका होता है ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है, 1/r होता है बेसिकली। तो आर की यूनिट क्या होती है, ओम, ओ एच एम, तो उन्होंने 1/r की यूनिट क्या कर दी, एम एच ओ कर दी। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है मो, या इसको बोलते हैं साइमन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइमन, मो या साइमन। ठीक है, एस से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी क्या है, इट इज़ द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से, और तो 1/रो क्या हो जाएगा, 1/रो हो जाएगा सिग्मा। 1/रो क्या हो जाएगा, सिग्मा। सिग्मा यानी कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी की इन्वर्स होती है। तो यूनिट क्या हो गई, मो पर मीटर और साइमन पर मीटर। ठीक है,
अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. It is alternative expression for Ohm's law. Here current is replaced by current density, voltage is replaced by electric field. तो current density का फॉर्मूला J इक्वल टू I अपॉन A होता है. अब यहाँ पे J इक्वल टू निकाला गया है सिग्मा E. ठीक है, एक्चुअली क्या है, ये बेसिकली ओम्स लॉ ही लिखा हुआ है, V इक्वल टू आई आर. ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R. ठीक है, तो 1 अपॉन R क्या होता है, ठीक है, I को रिप्लेस कर दिया, V को रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे. J इक्वल टू क्या, सिग्मा E. वोल्टेज इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, करंट को रिप्लेस कर दिया है करंट डेंसिटी से, वोल्टेज को रिप्लेस कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड से. तो J इक्वल टू सिग्मा E हो गया है. अब देखो, इट टॉक्स अबाउट द फिनोमिना विच टेक्स प्लेस इनसाइड द कंडक्टर. ठीक है, ये क्या है, ये ऐसा फिनोमिना है जो कि कंडक्टर के इनसाइड में होता है. ठीक है, और जबकि ओम्स लॉ में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं VIR की. ठीक है, तो J इक्वल टू क्या हो गया, I अपॉन A. और जो VIR जो हम मेज़र करते हैं वो आउटसाइड द कंडक्टर मेज़र करते हैं. तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू NEA/VD होता है फॉर्मूला. I का मतलब करंट है, NEA/VD. तो J का मतलब क्या हो गया, J का मतलब होता है I अपॉन A. J का मतलब होता है I अपॉन A. तो देखो I की वैल्यू NEA/VD पुट कर देंगे अपॉन A. तो A कैंसिल, NEVD आ जाएगा. अब VD की वैल्यू क्या होती है, E टाउ बाई M. तो J इक्वल टू NE इंटू ई टाउ बाई M. ये VD की जगह हमने लिख दिया. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी NE स्क्वायर ई टाउ अपॉन M. तो J इक्वल टू हो गया NE स्क्वायर टाउ अपॉन M. ठीक है, तो ये हो गया इंटू E. तो NE स्क्वायर टाउ M अपॉन NE स्क्वायर टाउ की वैल्यू होती है रो. तो 1 अपॉन रो होता है क्या, सिग्मा. 1 अपॉन रो क्या होता है, सिग्मा. ठीक है, तो 1 अपॉन रो की जगह आप सिग्मा पुट कर सकते हैं. तो J इक्वल टू आ गया सिग्मा इंटू ई. J इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा इंटू ई. करंट डेंसिटी J इक्वल टू हो गया कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, एक न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है, देख लो इसको. A potential difference of 200 volt is applied across the ends of a conductor resistance 50 ohms. Calculate the number of electrons flowing through it. ठीक है, तो V की वैल्यू गिवन है 200 वोल्ट, R की वैल्यू दी है 50 ओम. I आप पहले फाइंड कर लो. तो ओम्स लॉ से आप I फाइंड कर लोगे V अपॉन R. तो V की वैल्यू है 200 डिवाइडेड बाई R 50. तो I की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर. ठीक है, अब Q बराबर IT लगा दो. Q बराबर IT होता है, आपको पता है, और Q बराबर NE भी होता है, क्वांटाइजेशन. ठीक है, तो NE इक्वल टू IT कर दो. NE इक्वल टू IT कर दो. NE इक्वल टू IT कर दिया तो N इक्वल टू हो गया IT अपॉन E. सब की वैल्यू पुट कर दो. I की वैल्यू 4, T की वैल्यू 1, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर 19 माइनस 19, N की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन. ओके, थैंक यू.